फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो पिछले लेक्चर में हमने अपना चैप्टर 1 जो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट है वो पूरा कर लिया था। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 जो कि है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ये चैप्टर बेसिकली हमने 9th और 10th में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट रेस्ट क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता विथ ए गिवन रेफरेंस पॉइंट, तो हम उसे रेस्ट बोल देते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ और किसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, तो हम उसको मोशन बोल देते हैं। जैसे कि एक बुक है, वो एक टेबल पे रखी हुई है, तो हम उसको बोल देते हैं बुक इज एट रेस्ट, बुक रेस्ट पे है। लेकिन अगर हम गाड़ी से ट्रेवल करते हैं तो हम देखते हैं कि पेड़ क्या होते हैं, पीछे मूव करते हैं। तो पेड़ जो है वो वो क्या देखता है कि गाड़ी आगे मूव कर रही है, गाड़ी की पोजीशन चेंज हो रही है। पहले पेड़ यहाँ था और गाड़ी यहाँ थी, फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद पेड़ तो यहीं पे है लेकिन गाड़ी यहाँ मूव कर गई। तो पेड़ के रेफरेंस में हम क्या देखेंगे कि गाड़ी ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। तो हम क्या बोलेंगे, द कार इज इन मोशन, कार मोशन में है, रेस्ट पे नहीं है। लेकिन जब हम अगर कार के अंदर बैठ जाएं, फिर हम देखें कि पहले पेड़ यहाँ पे था, फिर कार यहाँ पे पहुंची, तो हम देखते हैं पेड़ पीछे चला गया। तो हमें क्या लगता है कि पेड़ मोशन में है। तो रेस्ट और मोशन जनरली एक रिलेटिव टर्म्स होते हैं। किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए वो चीज रेस्ट पे हो सकती है और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए वो चीज मोशन में हो सकती है। हम उसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस देखते हैं कि हम कौन सी जगह से उसे देख रहे हैं। ओके, फिर हम टाइप्स ऑफ मोशन देखते हैं कि कितने प्रकार के जनरली मोशंस होते हैं। पहला आता है रेक्टिलिनियर मोशन, जो कि हम हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा इसमें, स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इसको हम रेक्टिलिनियर मोशन बोल देते हैं। फिर आता है एक सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, जैसे कि एक ग्राउंड है, उसकी पेरीफेरी पे मैं दौड़ रहा हूँ, तो वो क्या हो गया, एक सर्कुलर मोशन हो गया। मैं एक ग्राउंड की पेरीफेरी पे, ग्राउंड की सर्कमफ्रेंस पे दौड़ लगा रहा हूँ, तो वो क्या हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन क्या हो गया, फैन, फैन जब रोटेट करता है तो हम उसको उसकी मूवमेंट को रोटेशनल मोशन बोल देते हैं। फिर अगला आता है ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेटरी मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स पोजीशन। जैसे कि एक पेंडुलम है, पेंडुलम क्या करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है कि अबाउट इट्स पोजीशन, अबाउट अपनी पोजीशन के अराउंड वो आगे पीछे मूव करता रहता है, तो हम उसे ओसिलेशन मोशन बोलते हैं। लेकिन अगर जब ये ओसिलेशन मोशन बहुत छोटा हो जाए, बहुत ही छोटा, तब हम उसे वाइब्रेशनल मोशन बोल देते हैं। जैसे कि हमारा फोन वाइब्रेट करता है, तो हम उसे देख नहीं पाते लेकिन वो वाइब्रेट करता है, बहुत ही हल्का सा वो मूव करता है अबाउट इट्स मेन पोजीशन, तो हम उसे वाइब्रेशनल मोशन बोल देते हैं। फिर हम इस चैप्टर में बहुत सा मोशन पढ़ेंगे, जिसमें हम बहुत से ऑब्जेक्ट्स देखेंगे, कार देखेंगे, बस देखेंगे, एरोप्लेन देखेंगे, बहुत सी चीजें हैं जो देखेंगे। तो हम उन सारी चीजों को क्या मान लेंगे, एक पॉइंट मास मान के हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। पॉइंट मास मान के सोल्व करेंगे। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, हम उसको उसके सेंटर पे मान लेंगे कि वो एक पॉइंट मास है। इससे क्या होगी, हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। नहीं तो क्या होगा, अगर एक कार मूव कर रही है तो कार यहाँ से यहाँ तक मूव की है, तो हमें उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। तो हम क्या करें, या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक निकालें, या फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उसका डिस्प्लेसमेंट निकालें, क्या करें, या फिर उसका सेंटर टू सेंटर निकालें। तो सेंटर टू सेंटर मतलब ये एक बेस्ट वे है उसका डिस्प्लेसमेंट निकालने का। तो हम उसे क्या कर लेंगे, हम इमेजिन कर लेंगे कि वो यहाँ पे एक पॉइंट मास है जो कि सेंटर पे लाई करता है उसपे। तो हम उस ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट मास लेके हम अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। फिर अगला आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसमें दो फ्रेम होती है, एक तो इनर्शियल फ्रेम, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम। फॉर एग्जाम्पल,
अगर मैं किसी रोड के साइड में खड़ा हूँ और फिर मैं किसी गाड़ी को जाते हुए देख रहा हूँ, तो मैं खुद तो हूँ रेस्ट पे और वो गाड़ी मोशन में है। तो मैं उस फ्रेम को बोल दूंगा कि वो इनर्शियल फ्रेम है। मतलब कि मैं जब मूव नहीं कर रहा तो वो एक इनर्शियल फ्रेम हो गई, या फिर मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हूँ। ये रोड है, मैं इसके साथ साथ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हूँ 2 मीटर पर सेकेंड, और फिर मैं गाड़ियों का मोशन देख रहा हूँ, तो वो भी एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। कौन सा होगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन अगर मैं ये करूं कि मैं एक रोड के साइड में चल रहा हूं, लेकिन मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, कभी मैं 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा हूं, कभी मैं 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा हूँ, और कभी मैं रुक जा रहा हूँ, तो वो क्या हो गया? एक, फिर मैं गाड़ियों का मोशन देख रहा हूँ, तो वो मेरे लिए क्या हो गया? एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। मतलब कि गाड़ियों का मोशन देखने के लिए पहले मुझे गाड़ियों का मोशन भी देखना पड़ेगा और अपनी वेलोसिटी भी देखनी पड़ेगी कि मैं किस स्पीड से चल रहा हूँ। तो हमें दोनों ऑब्जेक्ट्स का, खुद का और गाड़ियों का, दोनों का मोशन ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो वो हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम। वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम बेसिकली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही देखेंगे इस चैप्टर में। इसमें क्या होता है? ये नॉन एक्सिलरेटिंग होता है, मतलब कि इसकी या तो वेलोसिटी चेंज नहीं होती, या फिर वो वेलोसिटी होती नहीं है, या तो वो रेस्ट पे होता है, जो रेफरेंस पॉइंट है वो तो या तो रेस्ट पे होता है, या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। तो इसमें हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड है, यहाँ पे हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस का यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस वैलिड नहीं होती, हम यहाँ पे डायरेक्टली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस का यूज नहीं कर सकते। फिर हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे दो क्वांटिटीज होंगी, एक होगी स्केलर क्वांटिटी, दूसरी होगी वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर और वेक्टर के बीच में डिफरेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, जैसे कि मास है, मास है, हमने लिख दिया 5 kg मास। लेकिन मैं जब अगर लिखूं फोर्स को, फोर्स को लिखूं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, तो 5 न्यूटन फोर्स इधर से भी लग सकता है, इधर से भी लग सकता है, ऊपर से भी लग सकता है, कहीं से भी लग सकता है। तो हमें उस फोर्स को डिनोट करने के लिए, फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट हुई। तो जब भी किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, डायरेक्शन की नीड होगी, तब हम उस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोल देते हैं। ओके, तो स्केलर क्वांटिटी के पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि 5 kg है और यहाँ पे 5 न्यूटन फोर्स है, तो 5 kg के लिए कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। लेकिन हम जब फोर्स को लिख रहे हैं, फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको एक डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। हम अब स्केलर क्वांटिटीज को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, जैसे कि 5 kg है, फिर मैंने बोला कि एक और 5 kg है, तो ये टोटल मिला के कितना हो गया? 10 kg हो गया। लेकिन मैं बोलूं कि एक 5 न्यूटन फोर्स है इस, और इस ऑब्जेक्ट पे एक 5 न्यूटन फोर्स और लग रहा है, तो या तो वो 5 न्यूटन फोर्स मैं मान लूं कि इधर से लग रहा है, तो क्या होगा? 5 न्यूटन इधर है और 5 न्यूटन इधर है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो कैंसिल होके कितना हो जाएगा? 0 न्यूटन। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 5 न्यूटन वो इधर से ही लग रहा है, तो 5 न्यूटन और 5 न्यूटन कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। तो ये वेक्टर एडिशन फॉलो करता है, मतलब कि हम जैसे वेक्टर्स को ऐड करेंगे, ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही हम वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम डायरेक्टली उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगला हमारा टॉपिक्स आते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस, जैसे कि हम लेते हैं कि एक स्केल लेते हैं हम, ये 0 हो गया, इधर हम बोल दिया, हमने बोल दिया 1 2 3, इधर बोल दिया -1 -2 -3। हम यहाँ पे हैं, ओरिजिन पे हैं, तो हमने बोल दिया कि व्हाट डिस्टेंस क्या होता है। पहले हमें डिस्टेंस देखना है, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक चला, तो मैंने बोल दिया कि मैं 2 मीटर चला, तो ये डिस्टेंस हो गया 2 मीटर। वैसे ही मैं यहाँ से यहाँ तक चलूंगा तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा? 2 मीटर। लेकिन जब मैं वापस इधर आऊंगा तो डिस्टेंस तो फिर से कितना हुआ? 2 मीटर प्लस 2 मीटर, डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा? 4 मीटर हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट होता है कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में कितना डिस्टेंस है, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। तो फाइनल पोजीशन भी यही है और इनिशियल पोजीशन भी यही थी, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो डिस्टेंस तो होता है टोटल लेंथ जो हमने एक्चुअली में कवर की है,
और डिस्प्लेसमेंट होता है कि शॉर्टेस्ट लेंथ जो कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में एग्जिस्ट करती है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम यहाँ से यहाँ तक चलेंगे और फिर वापस यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो डायरेक्शन देखी ना हमने, पहले इधर जा रहे थे फिर इधर आ रहे, फिर इसलिए हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ। लेकिन डिस्टेंस में हम ऐसा कुछ नहीं देखते, डिस्टेंस में हम डायरेक्टली हम दोनों को ऐड कर देंगे, वहां से हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पाथ डिपेंडेंट होता है। अब डिस्टेंस क्या है, यहाँ से हम देखते हैं कि पहले मैं इधर मूव किया, फिर मैं इधर आया और फिर मैं इधर चला गया। तो यहाँ से हमने क्या देखा, पहले मैं 2 मीटर इधर गया, फिर मैं 2 मीटर वापस इधर आया और 2 मीटर फिर इधर चला गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, पहले मैं 2 मीटर इधर गया, 2 मीटर और 2 मीटर, टोटल डिस्टेंस तो हो गया 6 मीटर। लेकिन मैं देखूं कि मैंने ओ से लेके ए पॉइंट तक, यहाँ ओ से लेके ए तक आया, तो डिस्टेंस तो हुआ 2 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 2 मीटर। लेकिन जब मैं ए से ओ पे दोबारा चला गया तो यहाँ पे डिस्टेंस तो कितना हो गया 4 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। फिर मैं ओ से लेके सी तक गया तो डिस्टेंस तो कितना हो गया 6 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया -2 मीटर बोलेंगे, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया। हमने स्टार्ट इधर किया था और हम चले गए दूसरी तरफ, तो हम इसे बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया -2 मीटर। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के इक्वल आता है या फिर डिस्टेंस से छोटा रहता है। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा या तो डिस्टेंस के इक्वल होगा या फिर डिस्टेंस से छोटा होगा। फिर हम देखते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड बेसिकली क्या होता है, स्पीड कुछ नहीं होता, स्पीड चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अब हमने पहले डिस्टेंस देख लिया, डिस्टेंस क्या होता है, तो उसका रेट ऑफ चेंज, जैसे कि मैंने लिख दिया 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि मैं हर सेकेंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा हूं, तो वो होगी स्पीड। वेलोसिटी भी, वेलोसिटी क्या होता है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किस किस रेट से चेंज हो रहा है उसको हम वेलोसिटी बोल देते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और स्पीड का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि हम इसमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करते हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इंक्लूड हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी भी वेक्टर हो जाएगी। अब स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होती है, वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और दोनों की यूनिट सेम होती है जो कि है मीटर पर सेकंड। फिर आती है हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये होता है जैसे कि मैं 1 बजे मैं यहाँ से चला, 1 बजे यहाँ से चला, 1 PM पे यहाँ से चला और 2 PM पे यहाँ पे पहुंच गया। तो मैं, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में मेरी स्पीड कांस्टेंट थी। जैसे कि मैंने बोला अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी पॉइंट पे आप देखोगे, मैं जैसे कि 1:05 पे अगर मैं देखूं तो भी मेरी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी। 1:30 पे देखूं तो भी मेरी स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड थी। तो किसी भी टाइम इंटरवल पे अगर मैं देखूंगा और मेरी स्पीड अगर सेम होगी तो हम उसको क्या बोल देंगे, कि मैं यूनिफॉर्म स्पीड से चला। यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन यही होती है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, मतलब कि हर एक सेकंड में, हर एक मिनट में मैं इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ। जैसे कि हर एक सेकंड में मैंने 10 मीटर ट्रेवल किया, तो हम उसको बोल देंगे कि मैं यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा हूँ। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में हम देखते हैं कि अगर मैं 1 बजे यहाँ से चला और मैं 2 बजे यहाँ पे पहुंचा, तो मैं देखता हूँ कि मैं स्टार्टिंग के 5 मिनट तो चला मैं 20 मीटर पर सेकंड से, फिर मैं अगले वाले चला 10 मीटर पर सेकंड से, फिर अगली कुछ देर चला मैं 5 मीटर पर सेकंड से। तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। पहले मैं 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूँ, फिर 10 मीटर पर सेकंड से, फिर 5 मीटर पर सेकंड से।
तो इसमें क्या है कि किसी भी इंस्टेंट पे हम देखेंगे तो स्पीड अपनी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट आएगी, तो हम इसे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोल देंगे। तो पहले कुछ 10 मिनट में मैंने अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, अगला कुछ टाइम इंटरवल में मैंने कुछ अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो वो डिस्टेंस अलग अलग आता है पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। फिर हम देखते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज स्पीड क्या होगी, जैसे कि हमने देखा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या हो रहा था कि पहले मैं 10 मीटर 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, फिर मैं 10 मीटर पर सेकंड से चला, ऐसे करके मैं पहुंच गया यहाँ पे। लेकिन इसमें क्या होगा, हमने यहाँ पे सपोज करो हमने 50 मीटर कवर किया और इसमें भी 50 मीटर कवर किया, तो एवरेज स्पीड का मतलब ये होता है कि हमने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है और टोटल टाइम कितना लगा है हमें। तो टोटल डिस्टेंस मैंने कितना ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने ट्रेवल किया 100 मीटर, और सपोज करो मेरे को टाइम लगा, कितना लगा टाइम, टाइम लगा सपोज करो मुझे 10 सेकेंड्स। तो मेरी यूनिफॉर्म स्पीड एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ओके, अब बीच में चाहे मैं कैसे ही ट्रेवल किया हो, चाहे मैंने स्टार्टिंग में 20 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल किया हो, चाहे फिर मैंने 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल किया हो, लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है 100 मीटर, और टोटल टाइम मुझे 10 सेकेंड्स लगे हैं, तो वो मेरी स्पीड क्या, एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया। एवरेज वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, इसमें डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है अगर कोई भी पर्टिकुलर टाइम पे हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड देखें, तो हम उस टाइम पे उस स्पीड को क्या बोल देंगे कि वो हो गई उस टाइम की इंस्टेंटेनियस स्पीड। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 बजे यहाँ से चला और 2 बजे यहाँ पहुंचा, मुझे स्पीड चाहिए कि मैं 1 बज के 30 मिनट पे कितनी स्पीड से चल रहा था। तो मैंने सपोज करो कि मैं 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, तो 20 मीटर पर सेकेंड क्या हो गई, 1 बज के 30 मिनट की इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई, मतलब कि उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैं 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था। सपोज करो कि मैं 145 पे मैं चल रहा था 15 मीटर पर सेकेंड से, तो 15 मीटर पर सेकेंड क्या हो गई, उस इंस्टेंट की स्पीड हो गई, तो हमने बोल दिया उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इस इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब यही होता है कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैं कितनी स्पीड से चल रहा हूँ, वो होगी उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। फिर हमारे पास आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, कि हम वेलोसिटी में कितना चेंज कर रहे हैं पर यूनिट टाइम। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि कोई गाड़ी है वो इनिशियली रेस्ट पे थी, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी थी 0, और फिर वो कुछ देर में 50 मीटर पर सेकेंड पे पहुंच गई। उसने टाइम लिया कितना, 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स में वो 0 मीटर पर सेकेंड से 50 मीटर पर सेकेंड में पहुंच गई। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना हुआ, कितनी वेलोसिटी में कितना चेंज आया, वेलोसिटी में चेंज कितना आया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जो कि कितना हुआ 50 - 0, दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड। और हमारा टाइम टाइम में कितना चेंज आया, टाइम में आया चेंज 5 सेकेंड्स का। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी जो कि है 50 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम टेकन जो कि है 5 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होता है कि हर एक सेकेंड में हम वेलोसिटी को 10 मीटर से इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे कि पहले हमारी वेलोसिटी
0 मीटर थी, फिर अगली 1 मिनट में कितनी इंक्रीज हो गई, वो 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर अगली दूसरी सेकंड में कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकेंड होगी। तो हमारा एक्सेलरेशन ये बताता है कि पर्टिकुलर एक इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि 1 सेकंड में वो कितना स्पीड हमारी चेंज हो रही है। तो पर सेकंड हमारी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से पर सेकंड स्क्वायर से इंक्रीज हो रही है। हमारी स्पीड कितनी चेंज हो रही है, 10 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही है हर एक सेकंड में। तो वो उसका एक्सेलरेशन हो गया। अब एक्सेलरेशन अब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे? जैसे कि हमने यहाँ पे लिया 0 से 50 मीटर पर सेकंड पहुंच गई कितने टाइम में, 5 सेकंड में। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे तो कितना हो गया, 50 - 0/5, जो कि हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा, अगर मैं स्टार्टिंग वेलोसिटी मेरी 50 मीटर पर सेकंड है, 50 मीटर पर सेकंड से चल रही है, लेकिन अचानक से आगे गाड़ी के आगे कुछ आ गया, तो मैंने ब्रेक लगाए और मैंने गाड़ी को रोक दी, तो गाड़ी की स्पीड कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड। ओके। और मेरे को इसमें सपोज टाइम लग गया 5 सेकंड, 5 सेकंड लग गया गाड़ी को रुकने में। तो अब यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा फाइनल वेलोसिटी जो कि 0 है, माइनस इनिशियल जो कि कितनी थी, 50, अपॉन टाइम कितना लिखा, 5 सेकेंड्स। तो ये कितनी आ जाएगी, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये नेगेटिव आ रही है। तो ये बेसिकली जो पॉजिटिव आती है उसे हम बोल देते हैं एक्सीलरेशन, और नेगेटिव में आती है तो हम उसे बोल देते हैं रिटार्डेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी कम हो रही है हर सेकंड में, 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कम हो रही है। ओके। और अगर मैं बोलूं कि स्टार्टिंग वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड थी और 5 सेकंड बाद भी 50 मीटर पर सेकंड ही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 50 - 50/5, दैट इज 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा कि एक्सेलरेशन 0 आ गया। मतलब कि एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या हुआ, कि वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, और हम बोले तो उसे यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ की डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये ग्राफ पे हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करें। तो तब तक के लिए थैंक यू।